हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने केवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी देखी है अभी जो आई है न्यू, और इसका हमने सिलेबस जो है वो डिस्कस कर लिया था कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और इसके अंदर कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था जनरल पेपर के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हिंदी है, इंग्लिश है और जीके है, रीजनिंग एबिलिटी है, कंप्यूटर का भी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट क्लास जो है जनरल पेपर की हिंदी की, जिसमें हमने आज नया टॉपिक जो लिया है समास। ठीक है, समास से 3-4 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं समास। देखिए क्या होता है समास। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि दो पदों को पास लाना। ठीक है, उनको संक्षेप में लिख देना। अगर कोई बड़ी लाइन है उसको एक संक्षेप में अगर हम लिख देते हैं तो वो समास कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। परिभाषा, जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर एक शब्द बनाते हैं उसे समास कहते हैं। ठीक है, अपने बीच की विभक्तियों का लोप करके जब हम आसपास बिठा देते हैं दोनों तरफ के पदों को तो उसे कहते हैं समास। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए एक, मैंने कहा पूजा के लिए घर। ठीक है, पूजा करने के लिए घर है तो मैं कह सकती हूँ पूजा घर। बीच में से हमने के लिए जो विभक्ति आई थी उसका हमने लोप कर दिया, उसे हमने हटा दी तो वो क्या बन गया, पूजा घर। ठीक है, अब समास की प्रक्रिया से बनने वाले जो नवीन शब्द हैं, जैसे ये शब्द बना है ना, इस नए शब्द को हम क्या कहेंगे, सामासिक पद। ठीक है, सामासिक पद, इसे कहेंगे हम सामासिक पद। और यदि इसे हमने अलग करना है इस तरह से पूजा के लिए घर, तो इसे हम कहेंगे समास विग्रह। अलग करना है तो समास विग्रह, उसको जोड़ना है तो वो बन जाता है सामासिक पद। क्लियर, ये होता है समास का अर्थ। अब बात आती है इसके भेदों की। इसके 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। देखिए, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, क्लियर, अव्ययी भाव समास। दूसरा क्या है, द्विगु समास। द्विगु समास। थर्ड है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। इन्हें हम कंप्लीट परिभाषाओं तथा खूब सारे एग्जाम्पल से करेंगे जिससे कि ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए। फोर्थ है
तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। फिफ्थ, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और लास्ट है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये 6 भेद हैं समास के। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास, पहले हमें अव्यय का अर्थ जानना पड़ेगा कि अव्यय का अर्थ क्या होता है। अव्यय, अव्यय का अर्थ होगा, व्यय का मतलब होता है खर्च, और अ का मतलब जिस पे खर्च ना हो, ज्यादा कुछ खर्च नहीं होता। अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन, क्रिया इन सब के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इनका ये जो शब्द हैं इनका कोई परिवर्तन नहीं होता किसी भी तरीके से। ये जैसे के होते हैं वैसे की वैसे इनको शब्द या वाक्य में यूज किया जाता है। अव्ययी भाव समास का क्या परिभाषा हो सकती है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है। पहला पद जो होता है प्रधान होता है, मतलब मेन वही होता है। ठीक है, पहला पद इसका प्रधान होता है। ठीक है, वह अव्यय होता है, अव्यय या उपसर्ग के रूप में होता है। ठीक है, उपसर्ग या अव्यय के रूप में होता है। इसके प्रभाव से पूरा पद जो है वो अव्यय जैसा बन जाता है, और इसका विग्रह करते समय उपसर्ग या अव्यय का अर्थ दूसरे पद या शब्द के साथ उचित रूप में मिलाकर रख देते हैं। उदाहरण देखिए, इसके एग्जाम्पल्स। देखिए, अति शीघ्र, अति शीघ्र। ठीक है, इसका जो पहला पद है, 2 शब्द है इसके अंदर, एक है अति और एक है शीघ्र। तो अति शब्द जो है ये अव्यय है, ये अव्यय भी है, ये उपसर्ग भी है। ठीक है, ये अव्यय भी है और उपसर्ग भी है। ये अव्यय क्यों है? क्योंकि इसको ना तो इस पर कोई लिंग ना ही किसी वचन का इस पर कोई प्रभाव पड़ रहा है। अति तो अति ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता। अति शीघ्र, अति शीघ्र। अब इसका क्या होगा? अत्यंत शीघ्र, अत्यंत शीघ्र। क्लियर? और इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आजीवन, आजीवन, जीवन पर्यंत। अगर हमें कहना है जीवन पर्यंत तो हम कह सकते हैं उसको आजीवन। और देखिए, वियोग, वियोग, वी क्या है? उपसर्ग है यहाँ पे। वियोग, वी का मतलब उल्टा होता है योग रहित। क्लियर? प्रतिमाह, प्रतिमाह का क्या होगा? प्रत्येक माह, प्रत्येक माह। और देखिए, प्रतिरोध, प्रतिरोध, बदले में रोध। और देखिए, सचित्र, सचित्र, चित्रों के
साथ, चित्रों के साथ। सपरिवार, सपरिवार, परिवार के साथ, परिवार के साथ। और हैं इसके एग्जाम्पल, जैसे बेशर्म, बेशर्म मतलब शर्म रहित, ठीक है। भरपेट, ये अव्यय शब्द है, भर उपसर्ग भी है। पेट भरकर, पेट भरकर। निर्गुण, निर्गुण गुण रहित, ठीक है, गुण रहित। और देखिए निडर, डर रहित। क्लियर? ये हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण। देखिए कुछ उदाहरण ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पहले शब्द आ जाता है, फिर उसके साथ अव्यय जुड़ा होता है, ठीक है। जैसे देखिए मुट्ठी भर, इसके अंदर अव्यय बाद में आया है ना। मुट्ठी भर का मतलब केवल मुट्ठी जितने, ठीक है। तो कई बार जो है अव्यय बाद में भी आ जाता है, जैसे वर्ष भर, वर्ष भर, पूरा वर्ष। एक और होते हैं जिनको बोलते हैं पुनरावृत्ति मूलक, पुनरावृत्ति मूलक। इसके अंदर होता है एक ही शब्द का बार बार आना, वो भी अव्ययी भाव में आता है। जैसे नगर नगर, कहते हैं ना हम नगर नगर घूमे, तो नगर नगर मतलब प्रत्येक नगर, ठीक है, प्रत्येक नगर। गोरा गोरा, उसका गोरा गोरा रंग है, तो गोरा गोरा से क्या होगा, अत्यंत गोरा मतलब बहुत गोरा। रातों रात, रातों रात, रातों रात क्या होता है, रात ही रात में, रात ही रात में। और लूटम लूट, लूटम लूट, ये क्या होता है, निरंतर लूट। तो ये सब हैं अव्ययी भाव के उदाहरण। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा समास हम करेंगे अब। सेकंड है द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें जो है दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है। पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है। ये कोई समूह का बोध कराते हैं, ठीक है। ये जो संख्याएं होती हैं, ये संख्या जो होती है समूह का बोध कराती है, ठीक है, समूह का बोध करवाती है, ठीक है, समूह का बोध करवाती है। इसके अंत में लास्ट में समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, समूह या समाहार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे त्रिवेद, त्रिवेद, त्रिवेद का मतलब क्या हो गया, तीन वेदों का समूह।
तीन वेदों का समूह। और देखिए दुमुहा, दुमुहा, दो मुंहों का समूह, दो मुंहों का समूह। और देखिए इसके एग्जाम्पल्स, दुगुना, दुगुना, दो गुणों के समूह वाला, है ना। इसमें क्या है, पहला शब्द जो है वो संख्यावाची आ रहा है और दूसरा पद प्रधान है, क्योंकि संख्यावाची का मतलब जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा जब तक इसके आगे शब्द इंपॉर्टेंट नहीं आएगा कोई। और देखिए पंजाब, ठीक है, पंजाब, इसका होगा पांच आबों का समूह, पांच आबों का, आबों मतलब नदियों, पांच आबों का समूह। और देखिए षट रस, षट रस, षट, षट मतलब छह रसों का या रसों वाला समूह, ठीक है। चतुरंग, चतुरंग, चार अंगों का समूह। द्विगु समास में हमें ये याद रखना है कि इसका पहला पद जो होगा वो संख्यावाची होगा, दूसरा पद इसमें इंपॉर्टेंट होगा, इसके लास्ट में समूह या समाहार का इसमें बोध होगा ही होगा। और देखिए सतरंगा, सतरंगा, सात, सतरंगा सात रंगों का समूह, सात रंगों का समूह। अठन्नी, अठन्नी, अठन्नी होती है जिसमें आठ आने होते हैं, तो आठ आनों का समूह, आठ आनों का समूह। क्लियर। और देखिए त्रिशूल, त्रिशूल, तीन शूलों का समूह, तीन शूलों का समूह। और देखिए नवरत्न, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। छमाही, छह माहों का समूह, ठीक है। ये सभी हैं द्विगु समास के उदाहरण, जिसके अंदर पहला पद संख्यावाची है, दूसरा पद प्रधान है, ये संख्या किसी समूह का बोध कराएगी, और इसके अंत के अंदर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग होगा। क्लियर। थर्ड समास है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ठीक है। थर्ड क्या है, द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है, दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, दोनों के बीच में जो है ना और विभक्ति आएगी, और जब हम उसका समासिक पद बनाना शुरू करेंगे तो उस विभक्ति का लोप हो जाएगा, ठीक है। इनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, दोनों पदों के बीच में, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह होगा, योजक चिन्ह होगा, ठीक है। जैसे माता पिता, माता पिता, इसमें दोनों पद प्रधान है, ठीक है, माता पिता, और इसको जब विग्रह करेंगे तब होगा माता और पिता,
क्लियर, माता और पिता। ठीक है, इस तरह से इसमें और या फिर इसके अंदर या शब्द का भी कहीं कहीं आगमन होता है। जैसे पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो पाप या पुण्य। अगर हम इनको वाक्य में देखें तो देखिए, ये रोहन के माता और पिता हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, और माता पिता हैं ऐसे भी कह सकते हैं। और या तो पाप कीजिए या पुण्य कमाइए, तो ये इस तरह से या तो इनके बीच में और आएगा या फिर या आएगा, और समासिक पद के बीच में जो है योजक चिन्ह लगा होगा। जैसे उदाहरण, इसके अंदर 3 तरह के होंगे, इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार। हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इतरेतर द्वंद्व। इसके अंदर और विभक्ति लगेगी। ठीक है, जैसे पति पत्नी, पति पत्नी, इनका क्या हो जाएगा, पति और पत्नी। ठीक है, दूध रोटी, दूध रोटी, ये हो जाएगा दूध और रोटी। क्लियर। और देखिए और क्या हो सकता है, हर्षोल्लास, कई बार योजक चिन्ह नहीं भी आता है, हर्ष और उल्लास। ठीक है, हर्ष और उल्लास। और देखिए फल फूल, फल फूल, फल और फूल। क्लियर। एक इसमें आता है जब या वाले हमने पढ़े थे, ये होते हैं वैकल्पिक द्वंद्व, जिसमें हमें विकल्प मिल सकता है, या तो ये या तो वो। ठीक है, जैसे थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, है ना, थोड़ा बहुत, तो इसका क्या होगा, थोड़ा या बहुत, थोड़ा या बहुत। ठीक है, पाप और पुण्य हमने देख लिया था। और देखिए रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया या पैसा। ठीक है, ऊंच नीच, ऊंच नीच, ऊंच या नीच। हानि लाभ, हानि या लाभ, ये होते हैं जिनके अंदर विकल्प होता है। और होते हैं समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। इसके अंदर क्या होता है, ये किसी समूह के अंदर आते हैं। जैसे हमने कहा कि कपड़े लत्ते लाने के लिए जाना है, तो कपड़े लत्ते मतलब खरीदारी करनी है, तो खरीदारी में और भी सामान हो सकता है, तो इसका हो जाएगा कपड़े लत्ते इत्यादि। ठीक है। और देखिए बाल बच्चे, चाय पानी, लात घुसा, धन धान्य, इनके आगे आएगा इत्यादि। ठीक है, जो कोई समूह का शब्द हो, जैसे चाय पानी। चाय पानी का मतलब क्या होता है कि चाय पानी, किसी को चाय पानी पूछना, तो हम क्या उनको सीधा चाय पानी दे देते हैं, उसके साथ कुछ खाने को भी देते हैं, तो उस तरह से ये भी एक समूह बन जाता है। तो इसका मतलब हो जाता है चाय पानी आदि या फिर इत्यादि। उसके साथ और कुछ रखेंगे आप, तो इस तरह से। और देखिए खेत खलिहान, खेत खलिहान,
इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। और देखिए, बाप दादा, बाप दादा, बाप दादा इत्यादि। कूड़ा करकट, कूड़ा करकट, कूड़ा करकट इत्यादि। क्लियर? 3 समास हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 3 भेद कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, और दूसरा हमने किया था द्विगु समास, जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। जो संख्या है वो किसी समूह का बोध करवाएगी, और लास्ट में हम समूह या समाहार का प्रयोग करेंगे। थर्ड हमने पढ़ा द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, और इसी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक जिसके बीच में और शब्द लगेगा, एक जिनके बीच में वैकल्पिक होते हैं या लगेगा, और एक होता है जो किसी समूह का या समाहार का बोध करवाते हो, उनके लास्ट में लगेगा इत्यादि। तो नेक्स्ट के 3 हमारे रह गए हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। उनको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय।